चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन, ठीक है, ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो पहले ही बता दिया था मैंने, सिस्टमिक और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन याद करो, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, पढ़ा दिया था मैंने, देखना नोट्स में, देखना आपने होगा। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, इसमें आप बोलोगे बेटा एक सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सा है? ब्रेन में। उसको आप बोलोगे ब्रेन के पास में एक सेंटर है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो दो जो है आपके दो पार्ट हैं, दो आप देखोगे, दो सेंटर हैं। एक बोलोगे आप कार्डियो एसिलरेटर, और दूसरा बेटा आप बोलोगे कार्डियो इनहिबिटर। चार्जेस। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? रिपीट करिए। बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर कार्डियोस्केलेटल, उसके बाद क्या लिखा है? कार्डियो इनहिबिटर, कार्डियो एसिलरेटर, दो सेंटर हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होंगे। एक जो है कार्डियक साइकिल को आप देखोगे इनहिबिट, मतलब कार्डियक जो एक्टिविटीज हैं उनको इनहिबिट करेगा, और एक क्या करेगा तो आप बोलोगे वो इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक कार्डियो इनहिबिटर आप बोलोगे, एक कार्डियो एसिलरेटर बोलोगे, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप हार्ट देखोगे, हार्ट ऐसे हम बना लेते हैं, चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हार्ट है, ऐसे ऐसे। तो हार्ट के पास में ऊपर से क्या आता है? ऐसे ऊपर से न्यूरॉन्स आते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे न्यूरॉन्स आते हैं। तो ये वाला जो नर्व आता है यहाँ पर, इसको हम बेटा बोलते हैं वैगस। वैगस जो होता है 10th वो आता है, और इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक और एक सिंपथेटिक। तो आप बोलोगे इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब आपका एएनएस, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस को शो करेगा। किसको शो करेगा? इनवॉलंटरी एक्शंस को शो करेगा। तो इसमें आप बोलोगे पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? सिंपथेटिक जो है आपका नर्व फाइबर आएगा। तो जो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर है, इससे निकलेगा पैरासिम्पथेटिक वाला एएनएस से। तो आप बोलोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पथेटिक है और जो आपका क्या बोलते हैं सिंपथेटिक है। तो इधर देखिए आप, एएनएस के दो पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, एक आप बोलते हो सिंपथेटिक, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा बेटा आप क्या बोलोगे? सिंपथेटिक के अलावा तो आप दूसरा बोलोगे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक वाला जो काम कर रहा है वो आपका कार्डियो इनहिबिटर की तरीके से काम कर रहा है, ये इसके कंट्रोल में है।
और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कौन सा है आपका? कार्डियो एक्सीलरेटर, यानी कि ये बढ़ाएगा। अब देखिए होगा क्या है, तो आप बोलोगे कंडक्शन को बढ़ाएगा, इंपल्स कंडक्शन को बढ़ाएगा, इंपल्स कंडक्शन को इसने बढ़ा दिया, इंपल्स कंडक्शन को बढ़ाएगा तो आप बोलोगे वहां पर क्या होगा आपका? जो है हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा यानी कि हार्ट रेट बढ़ेगा, तो आप बोलोगे जो है कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आप बोलोगे वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड जो है फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? स्पीड ऑफ कंडक्शन उसको बढ़ा दिया। फिर आप बोलोगे और क्या किया? तो आप बोलोगे कि जो है एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया, इंपल्स कंडक्शन को बढ़ा दिया, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। तो इस तरीके से ये वाला काम कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वो बेटा आप बोलोगे किसके कंट्रोल में है? कार्डियो एक्सीलरेटर के कंट्रोल में। अब देखिए यहां पर कार्डियो इनहिबिटर के केस में, कार्डियो इनहिबिटर के केस में अगर बात करोगे, पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप बोलोगे जो स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन, स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन, उसको क्या करेगा? ये डिक्रीज कर देगा। फिर आप बोलोगे हार्ट बीट को भी डिक्रीज करेगा, कम करेगा, एक्शन पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका मिडुला ऑब्लोंगेटा है, दो सेंटर्स रखता है अपने पास में, कार्डियो एक्सीलरेटर एंड कार्डियो इनहिबिटर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप बोलोगे कार्डियो एक्सीलरेटर सेंटर है, और पैरासिम्पैथेटिक में आप बोलोगे कौन सा होता है? कार्डियो इनहिबिटर होता है। तो कार्डियो एक्सीलरेटर जो है इंपल्स कंडक्शन करवाता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करवाता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप बोलोगे स्पीड ऑफ इंपल्स जो होता है कंडक्शन उसको डिक्रीज करवाता है, हार्ट बीट के रेट को कम करवाता है, एक्शन पोटेंशियल को कम करवाता है, और कार्डियक आउटपुट को कम करवाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है आपका, क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तीन हार्मोन है एक्चुअल में, एक है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। कहां से निकलते हैं ये हार्मोन? तो आप बोलोगे ये किडनी के ऊपर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? रीनल जो है वो, सॉरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला। तो ये जो एड्रिनल मेडुला होता है उसका इनर पार्ट, वहां से ये हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, और ये बेटा क्या करते हैं? तो कार्डियो एक्सीलरेटर का काम करते हैं, कार्डियो एक्सीलरेटर यानी कि इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट वगैरह को। इसके साथ साथ में एक और आपका हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन भी क्या करता है? ये भी क्या करता है बेटा? इंक्रीज कर देता है किसको? तो आप बोलोगे जो हार्ट की एक्टिविटीज हैं, हार्ट बीट वगैरह उनको इंक्रीज कर देता है। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे। ये हार्मोन क्या करेंगे? तो आप बोलोगे जो फंक्शनिंग है हार्ट की उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके अलावा एक और हार्मोन हमने बताया, कौन सा होगा आपका? तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन, वो भी क्या करेगा? हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को, इन सबको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो एक हार्मोनल कंट्रोल हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया आपका? न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल रेगुलेशन में मिडुला ऑब्लोंगेटा का रोल है, और हार्मोनल कंट्रोल में किसका रोल है? तो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो है वो क्या करते हैं? तो आप बोलोगे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे, आप बोलोगे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, और थायरॉक्सिन भी यही काम करता है। तो ये रेगुलेशन हो गया आपका किसमें? कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो इन सबको डिस्कस करने के बाद में यहां पर बेटा कार्डियक साइकिल तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं छोटा सा, लिम्फ। तो लिम्फ है क्या? तो लिम्फ में आप बोलोगे WBC प्लस आप बोलोगे प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें
तो ये आप बोलोगे यहाँ पर, ये आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये आपका ब्लड वेसल चल रही है और उसके पैरेलल में ही लिम्फ वेसल चलता है, तो ये हम लिम्फ वेसल मान लेते हैं, इसको हम लिम्फ वेसल मान लेते हैं। और इसके साथ में पैरेलल में आप बोलोगे क्या चलेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका लिम्फ वेसल है, वो ब्लड वेसल चलेगा रेड से जो बना रहे हैं, और ब्लड वेसल यहाँ पर जैसे टिश्यू में एंटर करेगा ये क्या कर जाएगा, आपका कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैपिलरीज होंगी कि नहीं टिश्यू के अंदर, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कैपिलरीज होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे, ये अब इसमें आप बोलोगे ये टिश्यू था, समझिएगा इस बात को आराम से, ये टिश्यू, टिश्यू ऐसे है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, ब्लड है, ब्लड में भाई आपको पता है इसके अंदर ब्लड होगा, ब्लड कैपिलरी है ना, ये ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी में बेटा क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे ब्लड भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरी में ब्लड भरा हुआ है, अब ब्लड भरा हुआ जो है इस वाले ब्लड में आप देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो है आपका प्लाज्मा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लाज्मा निकल के आ जाएगा ऐसे, ठीक है, डिफ्यूज होके। अब इससे आपको ये भी पता ब्लड वेसल से जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स भी निकल के आती हैं ऊज आउट होके ऐसे ऐसे, डब्ल्यूबीसीज भी आ जाती हैं, और ये यहाँ पर भी चली जा सकती हैं डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज, और दूसरा देखिए जब ये इसमें आ रहा है जो ये प्लाज्मा निकल के कहाँ पर, आप बोल रहे हो इस टिश्यू के अंदर अभी लिम्फ में नहीं गया, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, जब ये यहाँ रहेगा ये आपका प्लाज्मा लाइक कंटेंट जो है, जब ये टिश्यू में रहेगा तब इसको आप क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, या टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं इसको। अब ये फ्लूइड बेटा क्या होता है, डिफ्यूज होके ये आ जाता है लिम्फ वेसल में, ये क्या है आपके पास, लिम्फ वेसल, तो ये कहाँ चला गया, लिम्फ वेसल में चला गया, और लिम्फ वेसल में आने पर ये लिम्फ वेसल में आ गया मान लो यहाँ से, और लिम्फ वेसल में जब आ जाएगा तब इसी को आप क्या बोल दोगे, इट इज नोन एज लिम्फ, अब इसको क्या बोल दोगे आप, लिम्फ। अब ये सारे जुड़ते हैं जाके, बहुत सारे ऐसे जुड़ जाएंगे लिम्फ अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से आके एक जगह पे जुड़ जाते हैं ऐसे, तो ये वाला जो आपका जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं अफरेंट, ये आते हैं जो दूर दूर से, तो आप बोलोगे अफरेंट वेसल, ठीक है। और फिर ये क्या होता है बेटा, ऐसे जो है एक निकलता है इसको बोलते हैं इफरेंट, और ये निकल के फिर कहाँ पहुंचा देता है, तो आप बोलोगे नहीं नया नहीं बेटा, वही है सर्कुलेशन ही है, उसका लास्ट पार्ट चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। तो इफरेंट जो है आपको लेके पहुंचाता है ये कहाँ पर, तो आप बोलोगे हार्ट के पास में, और हार्ट के किधर, तो आप बोलोगे हार्ट के राइट चैम्बर में, हार्ट का राइट चैम्बर जो है राइट एट्रियम है ना, उसमें पहुंचा देगा, तो उसी में फिर ब्लड का पार्ट बन जाएगा कि नहीं, ये वाला लिम्फ है कि नहीं, तो ये इस तरीके का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा लिम्फ, गॉट इट, बताओ एक बार। यस सर क्लियर। अब आगे देखो, यस सर। वेरी गुड, चलो लिम्फ लिम्फ में और, हाँ बेटा ठीक है ठीक है, हाँ लिम्फ वेसल में डब्ल्यूबीसीज भी है। हाँ बेटा डब्ल्यूबीसीज आ जाती हैं स्क्वीज आउट करके, ये यहाँ से निकल के इसमें घुस आएंगे, क्योंकि इसमें एंटीजन को मारना वारना रहता है, इनको तो मार भी लेती है, डब्ल्यूबीसी माइग्रेट करती रहती है ना मैक्रोफेज सेल्स, याद है। ओके सर क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में हम लिम्फ वेसल की बात करते हैं, ये जो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हमने पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें देखते हैं क्या है,
तो लिम्फेटिक सिस्टम में आप बोलोगे एक तो आपका लिम्फ हो गया, पहला। दूसरा देखिए आप क्या हो गया, तो आप बोलोगे लिम्फ वेसल हो गई आपकी। और तीसरा आप बोलोगे क्या होगा, तो तीसरा आप बोलोगे लिम्फ वेसल के बाद में लिम्फ नोड। क्या, तो लिम्फ के बारे में बता दिया मैंने, लिम्फ वेसल बता दूंगा, फिर लिम्फ नोड बता दूंगा। लिम्फ नोड ही पहले बता देता हूँ। इसमें एक एग्जांपल होता है स्प्लीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी जो होती है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब वाली, पूरा तोड़ दी जाती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हाँ, या इसको हमने बोला था ग्रेवयार्ड, ठीक है, ऑफ आरबीसी, यानी कि वही कब्रगाह जिसको बोलते हैं कबर आरबीसी। अब इसमें देखो बेटा क्या होगा, अगला काम हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, तो इसमें आप बोलोगे लिम्फ वेसल्स जो होती हैं आपके जो बॉडी में पैरेलली प्रेजेंट होती हैं वो होगी। अब इसके बाद में आपको आता है कि जो है एक टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स का, ये तो कंप्लीट हो गया आपका। ब्लड वेसल की बात करते हैं। अब ब्लड वेसल तीन तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, तो आप बोलोगे एक आपकी आर्टरीज, एक आपकी आर्टरीज, दूसरी आप बोलोगे कैपिलरीज, एक आर्टरीज, दूसरी आपकी कैपिलरीज, और तीसरी जो होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज वेन्स, ठीक है, ऐसे रहता है। तो देखिए आर्टरीज जो होंगी आपकी, आर्टरीज ऐसे आएंगी, आर्टरीज, ये आर्टरीज, ठीक है, ऐसे आप समझिए इस बात को, ये आर्टरीज। आर्टरीज जैसे टिश्यू में घुसेंगे वैसे ये डिवाइड हो जाएंगे किसमें, कैपिलरीज में। भाई कैपिलरीज बना लो। तो कैपिलरीज में जब जाएंगी ये, तो कैपिलरीज में इधर आप बोलोगे आर्टरीज की ये कैपिलरीज होंगी, और उधर आप जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो वैसे क्या होगा, वेन्स की तरफ जाने लगेंगी, वेन्यूल्स बना लेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब आप बोलोगे ये आपका क्या है, वेन हो गए। तो आर्टरीज और वेन्स ये ऐसे का एक स्ट्रक्चर आप देखोगे। अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, आर्टरीज में देखिए आप जब इसका सेक्शन कट करोगे तो आप देखो कुछ बातें हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको आगे क्या कहानी है। ये आर्टरीज में आप देखोगे इसका ल्यूमेन बेटा क्या है, ल्यूमेन आर्टरीज का रिस्पेक्टिवली किसके, वेन्स के रिस्पेक्ट में ल्यूमेन क्या है, बड़ा है कि नहीं, और वेन्स का ल्यूमेन क्या है, छोटा है। तो आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, आर्टरीज में प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर प्रेशर बेटा क्या रहेगा, सॉरी आपका जो है आर्टरीज में प्रेशर जो है, एक मिनट, सर कम रहना चाहिए ना। हाँ एक मिनट, डायग्राम ढूंढ रहे थे, तो तुम लोगों के पास डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है, तो एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखो कोई बात नहीं मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे जो है उल्टा हो गया, इसका ल्यूमेन ज्यादा होगा, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर ल्यूमेन क्या होगा, आर्टिस्ट का ल्यूमेन बेटा कम होगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे आर्टरीज का जो है प्रेशर ज्यादा होता है ना इसमें, तो इसका ल्यूमेन कम होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब ये टिश्यू में गया, मैंने बोला कि कैपिलरी बना लेगा ऐसे, कैपिलरी बनाने के बाद देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर कैपिलरी का बना लिया। अब ये जो है कैपिलरीज में आप बोलोगे यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, डिवाइड होकर वेन्यूल्स बनाते हो, ये मिल के आपस में वेन्स बनाते हैं। तो अब वेन बनेगा तो वेन का आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, डायामीटर ज्यादा होगा, देखने से ही पता चला। तो आप बोलोगे ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कम होगा।
और इसका वेन्स का ल्यूमेन बेटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ज्यादा। ठीक है, दूसरा देखिए, आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि ल्यूमेन कम है, जगह कम है डायमीटर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इधर आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, जो ये आर्टरीज हैं बेटा, इनमें वॉल्व नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर लिख लोगे आप, वॉल्व प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर बोलोगे वॉल्व होंगे, लेकिन एओर्टा में होंगे, बड़े वाले में होंगे, छोटे वाले वेसल्स में नहीं होंगे। तो यहाँ वॉल एब्सेंट आप लिख लोगे। समझ में आई बात? हाँ, ब्लड माइनस आरबीसी मतलब निकाल दिया आरबीसी हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये कहानी होगी। इसके बाद देखिए आप, ये जो आपका आर्टरीज हैं, आर्टरीज हमेशा ब्लड कैसा कैरी करती हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे ऊपर दिखा रहे थे ऑक्सीजन को, एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो बेटा कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। बाकी सारी आर्टरीज कैसी हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, जो वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड लेके जाती हैं, आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट कौन सी, तो आप बोलोगे पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो होगी वो आप बोलोगे कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। बाकी वेन्स कैसा लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड। दूसरा देखिए, आर्टरीज जो होती हैं वो बेटा हार्ट से सर्कुलेशन को लेके जाती हैं कहां पर, ऑर्गन की तरफ, जबकि वेन्स जो हैं ऑर्गन से लेके कहां पर आती हैं ब्लड को, तो ऑर्गन से आप बोलोगे लेके आती हैं कहां पर, आप बोलोगे ऑर्गन से लेके आती हैं कहां पर, तो आप बोलोगे हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने बता दिया आपको आर्टरी और वेन्स के पास। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें देखिए क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ हम आर्टरी बना लेते हैं रेड पेन से, चलो देखते हैं। तो ये इधर आपका आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो पहला लेयर है आपका, पहला जो आपका पार्ट है, 3 लेयर होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्न। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्न। इधर भी आपका ट्यूनिका एक्सटर्न है, इधर भी ट्यूनिका एक्सटर्न है। दूसरा देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर दूसरा लाइन में आएंगे दूसरी लेयर में, तब क्या मिलेगा हमको, तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। दूसरा लेयर में आप आओगे तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। तीसरा लेयर देखेंगे आपका, तो तीसरा लेयर आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ट्यूनिका इंटरना, इंटीमा या इंटरना भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीमा या इंटरना, ये 3 लेयर हैं। ऐसे इधर भी आपका एक ये लेयर हो गया ट्यूनिका मीडिया, और फिर आपका अंदर की तरफ ऐसे लेयर हो जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, 3 लेयर है इसमें। अब देखिए, यहां पर आप बोलोगे ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये बेटा, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बनी हुई होगी किससे, तो आप बोलोगे व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और लूज टिश्यू से बनी होगी। किससे बनी हुई होगी,
लूज टिश्यूज से बनी हुई होगी। किससे बनी होगी? लूज टिश्यूज से बनी हुई होगी। ठीक है। दूसरा इसमें देखोगे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कोलेजन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स मतलब कोलेजन फाइबर, और फिर आप बोलोगे इलास्टिन फाइबर भी होंगे, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अगले ट्यूनिका मीडिया में। तो ट्यूनिका मीडिया जो देखोगे वो आपकी जो है वो कैसी होगी? एक थिक वॉल होती है, सर्कुलर, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इसकी बनी होती है स्मूथ मसल्स की। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स के अलावा बेटा और क्या बोलोगे आप? इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, येलो फाइबर जिसको हम बोलते हैं। स्मूथ मसल्स और इलास्टिन ये दोनों प्रेजेंट है। ये वाले जो आपको जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी बात करो। ठीक है, इसकी बात करो। अब दूसरा देखिए, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना की बात करोगे आप, तो ये एक्चुअल में एंडोथीलियल लेयर बनाती है। एंडोथीलियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी। कौन सी सेल्स? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी। गॉट इट? तो नाउ अब बोलोगे ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना जो थी आपकी वो एंडोथेलियल सेल्स है, स्क्वामस एपिथेलियल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये ल्यूमेन को बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो आर्टरीज और जो वेन्स हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे बेटा इनके ल्यूमेन में वॉल प्रेजेंट होंगे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर इनका देखिए क्या रहता है? कम रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पर ल्यूमेन छोटा है तो प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ल्यूमेन क्या है यहाँ पर भाई? बोलोगे आप छोटा है तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर ल्यूमेन ज्यादा है तो प्रेशर कम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो मैंने सारी बातें बता दी। अब एक बात और देखिएगा, कैपिलरी जो होती हैं, तो आप बोलोगे कैपिलरी जो थी अभी मैंने पीछे बताया, कैपिलरी में केवल एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। कैपिलरी में कैसा होता है? केवल एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। जो आपका आर्टरीज और वेन्स में जो डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर आप देख के जाइए इसको। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलो अब बेटा इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। लिम्फेटिक सिस्टम तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर में आप बोलोगे एक आपका हाइपरटेंशन और दूसरा बोलोगे हाइपोटेंशन। एक एक करके देख लेते हैं। पहला हम बोलते हैं इसको हाइपरटेंशन डिसऑर्डर में। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन है क्या? हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब जो है आपका, आप बोलोगे बीपी। तो अगर सक्सेसिवली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए बीपी अगर आपका ज्यादा रहता है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आईज की जो रोशनी है वो जा सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो हाइपर टेंशन है उसको आप समझते हैं क्या? जो नॉर्मल बीपी हमारा है वो आप पढ़ते हो 80 to 120 mmHg के आसपास होता है। ये 80 जो आपका है वो क्या दिखाता है? तो आप बोलोगे ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन सॉरी डायलेशन दिखाता है, यानी कि ये आप बोलोगे रिलैक्सेशन दिखाता है ना। और जो 120 आपका है ये क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया? डायलेशन। समझ में आई बात की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये तो नॉर्मल केस में हो गया। अब होता क्या है बेटा, कभी कभी यहाँ पर आप बोलोगे किसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हाइपरटेंशन में, तो यहाँ पर परसिस्टेंटली अगर जो है करीब करीब आप बोलोगे 220 यानी कि ये आप सिस्टोल की बात कर रहे हो, यहां से लेके आप बोलोगे 160 या 80 है ना, इसके आसपास अगर रेगुलर जो है आपका रहता है, ये क्या डायस्टोल है। तो अगर रेगुलर रहता है ये 160 120 से 160, तो अगर रेगुलर ये रहता है
और रेगुलर अगर रहता है तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाइपरटेंशन करा देगा। क्या होगा, हाइपरटेंशन, यानी कि अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा आप बोलोगे ब्रेन स्ट्रोक के बाद में क्या होगा, तो आप बोल सकते हो ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो है आपका आईज जो है वो डैमेज हो सकती है, ऑप्टिक आईज वगैरह। आईज के अलावा आप बोलोगे बेटा और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो है आपका पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हाइपरटेंशन में हो जाती हैं अगर परसिस्टेंटली 220 से 160 जो है आपका बीपी रहता है आपका। ठीक है, चलो तो अब हम बोलते हैं इसके बाद में 160 और जो है ये भी तुम्हारा रहता है। अब ये नीचे वाला ये कभी 120 भी रहता है, 140 भी रहता है, जिसका जैसा हो सबके अलग अलग होता है, लेकिन 120 के ऊपर ही रहेगा आप ऐसे मान के चलो। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइपोटेंशन, उसकी बात कर लेते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब कम टेंशन। तो यहां पर जो आपका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, तो 110 mmHg 110 mmHg से लेके कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे 110 to 70 mmHg। इससे अगर कम रहता है तो आप बोलोगे वो हाइपोटेंशन हो जाएगा, यानी कि वहां पर बीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिक्रीज कर जाएगा, या आप बोलोगे बीपी लो रहेगा। तो ये होता किस वजह से, बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है खाना वाना सही से नहीं खाना, आयंस न्यूट्रिशन जब नहीं पहुंचेंगे तो भी हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या, तो आप बोलोगे ये कैसे होता है, तो आप बोलोगे ये होता है आपका जो क्या बोलते हैं वैसोडायलेशन हो जाता है एक्सेसिव, अगर जो है आप देखोगे आर्टरीज का, और वेंट्रिकुलर पंपिंग रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा आप बोलोगे वेल जो वाल्व होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो जाए, एनीमिया हो जाए, या सही से खाना नहीं खा रहा है, डिफिशियंट डाइट ले रहा है, उसके केस में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हाइपोटेंशन की। ठीक है, तो इतने याद रखिए आप लोग, बहुत है। अब एक टॉपिक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दो टॉपिक हैं, एक्चुअल में हम पढ़ते हैं कैड। क्या पढ़ते हैं, कैड, CAD। कैड का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी या आर्टेरियल डिजीज। तो कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज जो होता है वो आपको देखने को मिलेगी, उसको हम कैड बोलते हैं। ठीक है, कैड में दो हैं, एक है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, 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 और दूसरा आप बोलोगे वो कौन सा है, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें कहानी क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करोगे तो यहां पर बेटा डिपोजिशन होगा लिपिड का। किसका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ लिपिड, डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स का डिपोजिशन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। यहां पर जो वॉल होती हैं आर्टरीज की, जो वॉल है आर्टरीज की, वॉल ऑफ आर्टरीज, उनमें आप बोलोगे बेटा क्या होगा, डिपोजिशन होगा किसका, तो आप बोलोगे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, हार्डनिंग। क्या हो जाएगा, हार्डनिंग ऑफ द वॉल। तो जब हार्ड हो जाएंगी वॉल तो फ्लेक्सिबल बचेगी नहीं, तो उनका ल्यूमेन भी बेटा नहीं करेगा सही से, ल्यूमेन फिक्स हो जाएगा। दूसरा देखिए इसमें आप बोलोगे यहाँ पर एक प्लग बनता है। क्या बनता है, प्लग। तो जैसे ये ब्लड वेसल है, इसमें क्या बनता है, प्लग बन जाता है ऐसे, ये तो ये रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, यानी कि यहाँ पर आप बोलोगे ल्यूमेन जो है वो क्या हो जाने लगता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर भी कहानी क्या है, यहाँ पर जो है आपका ल्यूमेन भी धीरे धीरे यहाँ पर भी कम होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इलास्टिसिटी लॉस कर देता है। तो इलास्टिसिटी बहुत जरूरी है, तो इलास्टिक नहीं होगा तो प्रॉब्लम इलास्टिसिटी क्या करता है, लॉस्ट कर देता है। अब दूसरा देखिए इसके बारे में, यहाँ पर आप बोलोगे कि जो है ब्लड सप्लाई को ये रोक देता है, ये ब्लड सप्लाई को नहीं रोकता। तो दो हैं कैड, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आपका लाडा, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग लाडा, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो हार्ट हमारा होता है ना ऐसे जो हमने बनाया था, तो लाडा एक ऐसे जो है, ये आपका देखोगे ये सल्कस था ना, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, इसमें आप बोलोगे एक आपकी आर्टरी आती है लेफ्ट एंटेरियर, एक आर्टरी आती है ये, तो आप बोलोगे ये कौन सी है, लेफ्ट एंटेरियर, एंटेरियर, लेफ्ट एंटेरियर, क्या बोलोगे आप, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग एओर्टा, लाडा है इसको, ठीक है। तो ये अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं विडो आर्टरी, क्या बोलते हैं, विडो आर्टरी, क्या बोलते हैं, विडो आर्टरी, गॉट इट। यस सर। चलो, तो ये कंफर्म हो गया आपका। अब आगे हम देखते हैं कैड के बाद में जो है दूसरा डिसऑर्डर, तो हार्ट के जो डिसऑर्डर्स है उसमें हार्ट फेलियर वगैरह, ठीक है। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं आपको। तीन चीजें आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो बेटा आप हार्ट फेलियर, दूसरा आप पढ़ते हो हार्ट अटैक, सब में डिफरेंस है लेकिन लगता है एक ही जैसा है, हार्ट अटैक, और फिर आप बोलोगे तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कौन बताएगा, जो बताएगा उसको एक चॉकलेट देंगे, बताओ कौन बताएगा भाई। सर हार्ट अटैक में तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, अच्छा, और हार्ट फेलियर में हार्ट काम, मतलब कार्डियक अरेस्ट में तो वो काम करना ही बंद कर देता है। और हार्ट फेलियर में, जब ब्लड पंप नहीं होता। जब ब्लड पंप नहीं होता। देखो जो तीनों टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग मतलब है, एक ही जैसे हैं, हालांकि कार्डियक अरेस्ट तो खत्म हो जाता है कार्डियक, लेकिन आपका हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले हार्ट फेलियर की बात। देखो, बॉडी की जो नीड है, बॉडी की जो नीड है, नीड ऑफ आप बोलोगे ब्लड, ठीक है। तो उतना ब्लड पंप होना चाहिए हार्ट से, हार्ट पंप कर रहा है, ये हार्ट लगा हुआ है, हार्ट पंप कर रहा है, ये वेंट्रिकल पंप कर रहा है, ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप बोलोगे बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्लड उतना नहीं पहुंच रहा है पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको क्या बोलोगे आप, हार्ट फेलियर। तो आप बोलोगे हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ठीक है, इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पंपिंग कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी है किसकी, हार्ट की, वो आप बोलोगे क्या हो जाती है, तो आप बोलोगे लॉस्ट हो जाती है, और जितनी नीड होती है बॉडी की वो नीड नहीं हो पूरी हो पाती है, तो इसकी वजह से आप बोलोगे ये हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। बोलो भाई, बोलो, क्योंकि कंफ्यूजिंग है सारे टर्म्स ये आपस में। यस सर। आगे देखते हैं। अब कभी कभी बेटा देखो होता क्या है, मैं एक चीज और यहाँ पर समझाता हूँ। एनसीईआरटी एक टर्म लेती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक लाइन लिखती है, आप लोग पढ़ोगे तो मिलेगा वहां पर,
इसका मतलब देखिए आप क्या है भाई, हार्ट लगा हुआ है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हार्ट लगा हुआ। अब इसमें देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहां पर आप बोलोगे, यहां पर क्या होगा देखिए, ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं। अब लंग से कौन आएगा, तो आप बोलोगे पल्मोनरी, क्या आएंगी, पल्मोनरी क्या आएंगी आपकी, तो आप बोलोगे वेन, ठीक है, क्या आएंगी, पल्मोनरी वेन। और आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड आता गया, अब पंपिंग कैपेसिटी तो इनकी अच्छी नहीं है। अब ये पता चल रहा है कितना निकालना रहता था हमको, 70 ml निकालना रहता था पर साइकिल, कार्डियक साइकिल में। अब 70 ml ना निकल के मान लो ये केवल जो है 5-10 ml निकल रहा है, 10 ml निकल रहा है, तो बेटा 60 ml इसमें भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, बताओ 60 ml भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा यस इसमें। सर। अब 60 ml भर गया, निकला 5 ml, दूसरी साइकिल आई फिर जो है 10 ml निकला, फिर 60 ml भर गया, तो 120 हो गया, फिर आया फिर भर गया, फिर 160, तो ऐसे ऐसे करके ये फुल हो जाएगा पूरा कि नहीं, निकल तो कम रहा है तो फुल होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर भी फुल होता चला जाएगा, ऊपर फ्लो होने के बाद ये जो अब आर्टरी में फ्लो होने लगेगा, यहाँ तक भर गया ब्लड, यहाँ तक भर गया, फिर धीरे धीरे इनके आसपास में जो कैपिलरीज हैं उनमें भी भर गया। तो अब क्या वो सही से सांस ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बोलो भाई, सभी को समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। ठीक है, क्लियर सर। चलो अब दूसरी बात आती है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट है क्या, कार्डियक अरेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, लाइट बुझा दो बात खत्म, मतलब लाइट खत्म, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म, तो सीज कर गया। तो आप बोलोगे सीजेशन ऑफ, क्या बोलोगे इसको, इसको आप बोलोगे जो है सीजेशन ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, है ना। तो इसमें बोलोगे जो हार्ट होता है उसकी हार्ट बीट ही रुक जाती है, तो आप बोलोगे हार्ट स्टॉप द बीटिंग। तो जब बीटिंग करना खत्म कर दिया, यानी कि हार्ट बीट ही खत्म हो गया, तो आप बोलोगे वो क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो कौन सा है, तो आप बोलोगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक को भी समझ लेते हैं। हार्ट अटैक का मतलब देखिए, हार्ट अटैक का मतलब बेटा क्या होगा, हार्ट फेल्योर तो बता दिया था मैंने, हार्ट अटैक का मतलब क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको भी क्या होता है, जो है ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। हार्ट की जो मसल्स हैं, जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं कि नहीं, तो कार्डियक मसल्स को भी तो चाहिए काम करने के लिए ऑक्सीजन। तो जो हार्ट का खुद का सप्लाई है, ऐसे ये आप देख रहे थे दोनों तरफ ऐसे ये जा रही थी आर्टरी और आर्टरीज में, तो जो खुद की सप्लाई है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ये प्लग बन जाता है, ये सबसे बड़ा हार्ट अटैक का रीजन यही होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनमें प्लग बन जाता है। अब ये बन गया, जिसमें ब्लड भरा हुआ था, ब्लड फ्लो कर रहा था इसके थ्रू, अब ये रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा। अब मान लो यहाँ पर वाले टिश्यू को मिल ही नहीं रही ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी जो मसल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी। मसल्स डैमेज तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, धीरे धीरे ये डैमेज हो जाएंगी। तो आप बोलोगे व्हेन द हार्ट सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो आप उसको बोल दोगे हार्ट अटैक। तो तीन मैंने पाया हार्ट फेल्योर, दूसरा मैंने बताया आपको कौन सा बताया आपका कार्डियक अरेस्ट, फिर मैंने कौन सा बताया आपको, जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा आपका हो जाएगा हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को कि नहीं, ये बताओ फिर। यस सर। पक्का, चलो अच्छा। हार्ट अटैक को एक नाम और हम देते हैं, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये भी याद रखना आप लोग, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
अब एक और आपका एनसीईआरटी बोलती है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे जब जो है हार्ट मसल्स को जब क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो एंजीना पेक्टोरिस हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां चेस्ट पेन वगैरह हो जाता है, इसका सबसे बड़ा सिम्टम चेस्ट पेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और कुछ भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से पूछ लो। कहीं पर किसी टॉपिक में डाउट हो, अभी 10 मिनट है हमारे पास, लगभग 8 मिनट, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। बाकी नया चैप्टर नए क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीक से। पूछ लो आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो कुछ। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ना ट्यूनिका एक्सटर्ना का कंपोजिशन बता देना, मेरा लैग हो गया था। किसका किसका? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, देखो पीछे बैक कर दे रहा हूँ, देख लो जी। ट्यूनिका एक्सटर्ना में मैंने बोला क्या क्या होगा, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फिर आप बोलोगे क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसके अलावा आप बोलोगे और क्या होगा, तो इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में। ओके थैंक यू सर। और बेटा बताओ किसी को कहीं पर प्रॉब्लम, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, सर्कुलेटरी पैथवे, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कहीं पर भी दिक्कत हो बताओ। चलो आई थिंक किसी को कोई डाउट है नहीं। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं आप लोग? सर सिंगल सर्कुलेशन एक बार बता दीजिए। सिंगल, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए 10 मिनट मैंने दे दिया है आपको कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आप कोई इशू नहीं। एक बार रिकैप कर लो। देखो सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो ये होता है फिशेज में होता है। फिशेज जो होती है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब देखिए यहां पर आप ऐसे आओगे, दो ये पार्ट है, 2 चैम्बर है हार्ट के, ऐसे ये, तो ये आप बोलोगे एट्रियम पहले है फिर वेंट्रिकल है। फिर आप देखिए आगे बढ़िए, तो यहां पर आप बोलोगे आगे ये जाएगा और जाके ये ब्लड जो इसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है, कम है ऑक्सीजन। अब ये पहुंचेगा कहां पर, तो आप पहुंचेगा गिल्स के पास में। कहां पहुंचेगा, गिल्स के पास में। अब गिल्स के पास में पहुंचेगा ये ऐसे गिल्स के पास में, और गिल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा बाहर से, डिफ्यूज ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ब्लड कैसा हो जाएगा गिल्स से, तो आप बोलोगे ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी को जाएगा, और बॉडी से फिर रिलीज कर दिया जाएगा, यूज कर दिया जाएगा, तो बॉडी से यूज हो जाएगा, तो फिर अब कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये ब्लड फिर कहाँ, हार्ट में भेजेगा। तो क्योंकि ब्लड यहाँ पर कैसा, जो हार्ट में आया ब्लड वो हमेशा आप याद रखो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेनस हार्ट। वेनस का मतलब भी होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड है। ये आपका सिंगल सर्कुलेशन, गॉट इट। और बताओ, और किसी को कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, पूछो फटाफट। सर जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? ठीक है बेटा, जॉइंट डायस्टोल बिल्कुल बता रहे हैं। जब हमने ये बताया था आपको, ये ऐसे पूरा कार्डियक साइकिल का स्ट्रक्चर, तो हमने बोला था कि यहाँ पर 2 रिंग बनाया हमने, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग, और इसको 0.11 सेकंड में 0.8 सेकंड तक ऐसे डिवाइड किया था, ऐसे डिवाइड किया था।
ये बोला था 0.1 है, ये 0.2 टाइम पे क्या हो रहा है, 0.3 सेकंड पे क्या हो रहा है, 0.4 सेकंड पे क्या हो रहा है, 0.5 सेकंड पे क्या हो रहा है, 6 पे क्या हो रहा है, 0.7 पे, 0.8 पे। तो सब एक सेगमेंट दिखा रहा है। ये एट्रिया को दिखा रहा था, ये आपका अंदर वाला जो है वेंट्रिकल को दिखा रहा था। तो एक जो है मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था आपको, और मैंने ऐसे दिखाया था आपको कि यहाँ पर आपका ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था आपका, ऐसे, इसको ऐसे, ये ऐसे बनाया था कि नहीं। तो ये जो है आपका वो कौन सा था, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका 0.2, 0.3, 0.4 सेकंड पे। तो ये क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था कि नहीं था। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स है और एट्रिया भी रिलैक्स है। तो एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इस पूरे साइकिल में देखिए ये इतना पार्ट आपका जो है यहाँ इधर वाला देखिए, ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स है कि नहीं रिलैक्स है। वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है, सब पूरा देखिए 0.5, 6, 7, 8 तक। तो जब दोनों रिलैक्स होंगे तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। और दोनों का टाइमिंग कितना रहता, तो आप बोलोगे 0.4 सेकंड, इसी को ज्वाइंट डायस्टोल बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस समय एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स फॉर्म में होंगे साथ साथ। ओके सर। और बताओ बेटा, किसी कोई दिक्कत? नहीं है, चलो ठीक है, फिर आप दूसरा क्लास देख लो, है ना, 2-4 मिनट रेस्ट कर लो। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।